बोलो। हम्म। बस लोग ऐसे मुंडी हिलाते हुए थोड़े दिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात सही है। लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ सामने वाला बराबर से सुन रहा है। वो एक भी दिखेगा तो चलता है पर एक कोई। कोई नहीं, मैं यहाँ सामने ही बैठा हूँ क्यों मुंडी नहीं हो हिलाने। सकता है? चलो ठीक है, start करते चलो चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। तो सबसे पहले, अच्छा ठीक है, वैसे ऑलरेडी नितिन सर भी लेक्चर्स ले रहे हैं, तो वो भी आई थिंक इक्वली अच्छे ही होंगे। तो एज एंड व्हेन आप लोग को जैसे भी हो, मतलब तो आई विल ट्राई टू टीच जो भी है पढ़ाने का। तो मैं बुक से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पंच महाभूत का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, पंच महाभूत, तो हैं। हाँ, तो मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस ना इस फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। और ये बाकी कोई भी जो बाद में हर तत्व का जो चैप्टर है, हर तत्व के चैप्टर में भी शुरू के 2-3 पेज यही चैप्टर का रिवीजन है। तो ये एक बार ये चैप्टर अच्छे से दिमाग में बैठ गया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इधर से उधर से, मतलब ऐसे होता है कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ऐसे घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं इसी चैप्टर से। तो एक बार क्लियर हो गया तो हर तरीके से हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। और बहुत कुछ है बुक में, बहुत कुछ ना हर तत्व में, और पंचमहाभूत में भी हर एक चैप्टर में बहुत हिस्ट्री है। तो पूरी हिस्ट्री हमें याद नहीं करनी है। वो एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी हिस्ट्री याद करने वाली है, कौन सी हिस्ट्री याद करने वाली नहीं। मैं भी बताती रहूंगी, ठीक है ना, कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो पंचमहाभूत जो है, जो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ नंबर जो है, पंचमहाभूत जो है यूनिवर्स के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, 5 एलिमेंट्स जिनसे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ है, बट हमें बस ध्यान देने योग्य बात इतनी है कि पंचमहाभूत का कॉन्सेप्ट इंडियन कल्चर में, वेदों में बहुत पहले बताया जा चुका है। सबसे पहले सांख्य दर्शन में बताया था पंचमहाभूत का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया में कितने लॉन्ग बैक वो पंचमहाभूत का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि और भी कल्चर्स में अलग अलग थ्योरीज हैं इसको लेके। तो जैसे जापान में उन 5 एलिमेंट्स को गोदाई बोलते हैं। कोई पूछ सकता है कि जापान में क्या बोलते हैं, गोदाई। गोदाई आ जाएगा, 5 एलिमेंट्स को मैच करने को आ गया तो, ठीक है। और जैसे कि बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में, ग्रीस वगैरह में 4 ही एलिमेंट्स थे, उन्हें पांचवा जो एलिमेंट है आकाश तत्व, वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत टाइम बाद फाइंड आउट किया है। इंडिया में कब से वो फाइंड आउट था, वेस्टर्न वर्ल्ड में वो बहुत टाइम बाद फॉलो फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट टर्म है, ये प्लेटो ने दिया हुआ है। तो वो आ सकता है कि किसने एलिमेंट टर्म, हम तो पंचमहाभूत बोलते हैं वेस्टर्न वर्ड में, उसे एलिमेंट्स बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट वर्ड प्लेटो ने दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना ही याद करना है इस पूरे चैप्टर में। और पहले, जब बहुत पहले, जब मतलब इंसान धरती पे आया, तो देवी देवता, कोई मुस्लिम हिंदू ये सब रिलीजन्स नहीं थे, ठीक है। कोई देवी देवता को फॉलो नहीं करता था। सब इन 5 महाभूत को वर्शिप करते थे किसी ना किसी, क्योंकि हम इन्हीं से हमें, मतलब ये ऐसी चीजें ना जो दिखती है आदमी को, और जो अ, हमें नहीं पता कैसे बनी, हमें नहीं पता जल कहाँ से आया, हमें नहीं पता हवा कैसे आई, बट हमारी हेल्प कर रही है, तो इसी को लोग वर्शिप करते थे, ठीक है ना, नेचर गॉड्स को। इसी को नेचर गॉड्स मानते थे। तो नेचुरोपैथी का होल पर्पस यही है कि कैसे इन पंच महाभूत से अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाए। इसलिए नेचुरोपैथी को पंच महाभौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं, ठीक है ना, या तो फिर प्लाट्यू प्राकृतिक वाला, सॉरी, प्लाट्यू वाला पॉइंट यहाँ पर कहाँ पे मार्क करा दोगे? किधर लिखा हुआ है 5 एलिमेंट्स? प्लाट्यू कुछ कह रहे हो ना, क्या कह रहे हाँ, हो? ये फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं पे तो लिखा है, प्लेटो ने कॉइन किया था टर्म एलिमेंट, 10वीं 11वीं लाइन पे। अराउंड यस, बीच में। मिल गया मिल गया। है मिल ना, गया, थैंक और उसी के आगे लिखा है जापान में इसको गोदाई बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। बस इतना ही याद करना है आपको। और अ, तो नेचुरोपैथी में मेन कॉन्सेप्ट है कि 5 महाभूत से अपनी बॉडी को कैसे हील किया जाए, इसलिए उसको पंच महाभौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा,
अभी इस फर्स्ट पैराग्राफ में बस इतना ही है, बाकी आप जस्ट यू कैन गो थ्रू, बट याद करने लायक इतना ही है, ठीक है ना, समझने लायक। अभी एप्लीकेशन ऑफ पंचमहाभूत इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। तो इन जनरल देखो, नेचुरोपैथी किसने फाइंड आउट करी, कब से शुरू हुई? इंडिया में तो आयुर्वेद के फॉर्म में हमेशा से थे पंचमहाभूत चिकित्सा यूज हो, मतलब पंचमहाभूत कहीं ना कहीं यूज होते हैं। बट इन जनरल भी जैसे हम होते हैं ना कि बुखार होता है तो हम ठंडे पानी का पट्टी लगाते हैं, तो दैट इज लाइक पंचमहाभूत को हम यूज कर रहे हैं। अग्नि तत्व बढ़ गया है बॉडी में, तो जल तत्व हम यूज कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, नोइंगली अननोइंगली हम लोग भी कहीं ना कहीं उसको यूज करते रहते होंगे, बट हमें नहीं पता कि ये पंचमहाभूत का यूज है। या जैसे कई बार हम लोग को ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इनडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो रही है, तो भूख नहीं लगती है। तो वो क्या है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, कुछ खाते नहीं है, मतलब कि हमारा पेट ऑलरेडी फुल है, मतलब पृथ्वी तत्व हमारे उसमें ज्यादा हो गया है, तो इसलिए वो फास्टिंग यानी कि आकाश तत्व वो स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है, तो हमें अपने आप ही भूख नहीं लगती है जब हमें इनडाइजेशन होता है। तो नोइंगली अननोइंगली हम कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं। तो इसमें बस इतना ही बताया है, ठीक है। तो आई जस्ट अभी वांट टू क्लैरिफाई, इसमें आपका मतलब है कि पृथ्वी तत्व अगर बढ़ गया, मतलब कि हमने खाना ज्यादा खाया, तो खाने को आप पृथ्वी से कर रहे हो लिंक, और हाँ, फास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आकाश तत्व से उसको अच्छा। लिंक कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो खाना जो है वो पृथ्वी हुआ, वो क्यों, जो भी, क्योंकि अभी हम डिटेल में हर एक उसमें पढ़ेंगे, जो भी अच्छा, थिंग सॉलिड दैट इज पृथ्वी, ओके ओके। ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत फ्रॉम एंशियंट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो आपने टीटीसी यहीं से किया है सभी लोगों ने, वाईबीएन से? नहीं नहीं, मैंने योगा इंस्टीट्यूट से किया, इसलिए मुझे काफी मुश्किल हो रही है, और मैं ओके ओके। लेक्चर्स अटेंड भी नहीं कर पाई हूँ, दैट्स व्हाई। बट आप जैसे अभी बता रहे हो ना, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, जो कि मतलब मेन मेन पॉइंट्स बताए, बिकॉज देयर इज लॉट टू कवर। सो इस तरह से हम्म, जाएंगे तो आराम से हो भी जाएगा, और डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। रियली ठीक है, थैंकफुल। मोस्ट वेलकम। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पंचमहाभूत, तो हम अभी इंडियन फिलोसफी के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इंडियन जो फिलोसफी है उसमें 6 दर्शन है, दर्शन मतलब नॉट फिलोसफी, ठीक है ना। तो इंडियन उसमें 6 दर्शन है। तो अगर टीटीसी पढ़ा है, नहीं तो इन जनरल भी कहीं पढ़ा होगा, तो 6 दर्शन के नाम हमें पता होने चाहिए: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं और वेदांत को उत्तर में, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। तो ये 6 दर्शन, ये 6 आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन मतलब ये भगवान को मानते हैं, भगवान की एग्जिस्टेंस को, ठीक है। इसके अलावा देर आर 3 नास्तिक दर्शन: बुद्धिज्म, जैनिज्म और चरवाक, ठीक है। बट इन जनरल कोई पूछे इंडियन फिलोसफी में कितने दर्शन है, तो 6 दर्शन, षड दर्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 3 नास्तिक दर्शन और ये 6 आस्तिक दर्शन। तो ये 2 दर्शन जो है ना, 6 दर्शन, ये ग्रुप में है। जैसे सांख्य और योग इसका एक कॉम्बिनेशन है, न्याय और वैशेषिक ये एक कॉम्बो है, मीमांसा और वेदांत ये एक कॉम्बो है, ठीक है। तो अभी हम बाकी सब दर्शन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ फिर अपने योग से रिलेटेड सिर्फ सांख्य और योग, ये 2 दर्शन योग से रिलेटेड है, ठीक है। तो सांख्य क्या है, योग का थ्योरेटिकल है। एक पूछना योग, था मुझे मैम, हाँ बोलिए बोलिए। इंडियन फिलोसफी में अगर ये क्वेश्चन आया तो सिक्स सिक्स दर्शन बोलना है, 9 बोलना है? फिक्स ही बोलेंगे। ओके। नहीं, लेकिन कौन नहीं मानता है वसुधा, कौन नहीं मानता है? कौन मतलब नहीं अभी मानता? आपने बोला ना कि कोई कौन नहीं मान, कौन जैसे आपने ये इंडियन फिलोसफी वाले मानते हैं, और कौन नहीं मानता है? नहीं नहीं, इंडियन फिलोसफी में 6 दर्शन है, वो हाँ। 6 आस्तिक दर्शन है जो हाँ, भगवान की एग्जिस्टेंस मानते हैं। मानते हैं। इसके अलावा 3 और दर्शन है जो नास्तिक दर्शन है, जो हाँ भगवान की पूजा, मतलब एक जो होता है ना कि मूर्ति पूजा या भगवान की हाँ पूजा हाँ, में बिल्कुल नहीं करते बिल्कुल हैं। विश्वास नहीं रखते हैं। वो हाँ उनमें से हाँ, जरा कौन आते हैं तो? यहाँ अभी पे आपने लिखा हुआ है अभी बोला था जैनिज्म, ना। जैनिज्म, बुद्धिज्म और चरवाक, यहाँ पे लिखा ओके हुआ है पर ओके ओके, जैन है। बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो अगर क्वेश्चन है कि कितने दर्शन है, तो 6 दर्शन लिखते हैं हम इन जनरल, ठीक है। तो नास्तिक दर्शन को नहीं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सांख्य और योग का एक कॉम्बिनेशन है,
ठीक है। तो सांख्य क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, योग जो है वो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो अभी जो पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट है वो हम सांख्य दर्शन में लिखा हुआ है काफी डिटेल में, तो हम सांख्य दर्शन के हिसाब से पूरा पंच महाभूत की थ्योरी पढ़ा, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है। अभी सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जो भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की मतलब यूनिवर्स कैसे बना, तो सांख्य दर्शन कहता है कि शुरू में जैसे हम कहते हैं ना कि अनादि और अनंत, जिसका कोई हमेशा से था जो कुछ, तो सांख्य दर्शन के हिसाब से देयर वर टू एंटाइटिटीज जो हमेशा से थी दुनिया, मतलब कहीं पे भी जहां पे भी थी, पुरुष और प्रकृति, ठीक है। तो सांख्य दर्शन क्या है, द्वैत दर्शन है, दो एंटाइटिटीज को मानता है, ठीक है, पुरुष और प्रकृति। तो अ, अभी पुरुष क्या है, पुरुष इज नॉट मेल, ठीक है, नॉट मेल, एंड प्रकृति इज नॉट नेचर या फीमेल नहीं है। पुरुष एंड प्रकृति है न्यूट्रल जेंडर, कोई जेंडर नहीं है इनका कि ये मेल है ये फीमेल है, ये प्रकृति यानी कि हमारी नेचर वाली प्रकृति नहीं। पुरुष और प्रकृति व टू एंटाइटीज, ठीक है। जैसे हम शिव को अनादि अनंत मानते हैं, सांख्य दर्शन दो चीजें मानता है जो अनादि और अनंत है, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो पूरा यूनिवर्स इससे बना है, ठीक है। अभी अगर बोले तो कौन से दो, सांख्य में कौन से दो प्रिंसिपल्स हैं जो एटर्नल हैं और परवेसिव हैं। एटर्नल मतलब जो हमेशा से थे, और परवेसिव मतलब पूरे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तो वो पुरुष और प्रकृति, ठीक है। दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब इनका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, ठीक है। और दोनों ही फॉर्मलेस हैं, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, और हम अपने सेंसेस से उन्हें परसीव नहीं कर सकते, ना तो पुरुष ना प्रकृति को, ठीक है। अभी जैसे अगर हम वेदांत की बात करें, वेदांत जो है वो अद्वैत दर्शन है। सांख्य क्या है, द्वैत दर्शन, मतलब दो चीजों को मानता है, पुरुष और प्रकृति, और वेदांत ओनली पुरुष को मानता है, वेदांत उसे ब्रह्मन बोलता है, ठीक है। तो वेदांत मानता है कि प्रकृति भी अल्टीमेटली ब्रह्मन से ही सब कुछ बना। तो ब्रह्मन, पुरुष, और जैसे योग में हम दृष्टा बोलते हैं, पतंजलि के मतलब पीवाईडी के जो सूत्र हैं उसमें दृष्टा वर्ड है, तो ये तीनों वर्ड्स वन एंड सेम थिंग है, ठीक है। तो अभी पुरुष क्या है, तो पुरुष जो है दैट इज इनएक्टिव। पुरुष जो है किसी भी पूरे जो ब्रह्मांड है वो पुरुष से नहीं बना है, पूरा ब्रह्मांड प्रकृति से बना है। पुरुष इज इनएक्टिव, उसने किसी भी चीज में पार्ट नहीं लिया है, इट्स जस्ट विटनेसिंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि दृष्टा है, वो सिर्फ विटनेस कर रहा है, इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एनीथिंग। एंड प्रकृति इज डायनेमिक, डायनेमिक डायनेमिक मतलब वो चंचल है, और वो फूट फूट के फूट, चेंज होती सॉरी, रहती है। हाँ। तो उसने बहुत सारी चीजों में, मतलब पूरा यूनिवर्स जो है वो प्रकृति से बना है, ठीक है। तो अभी हम बाद में वो चार्ट भी है, एक फ्लो चार्ट है, उसके थ्रू और डिटेल में समझेंगे। तो प्रकृति क्या है, कि प्रकृति के अंदर तीन गुण हैं, ठीक है। अभी तीन गुण, क्या गुण मतलब क्वालिटीज नहीं होता है, प्रकृति में त्रिगुण, त्रिगुण है प्रकृति। क्या का तीन गुण है, रजस, तमस और सत्व, ये तीन गुण प्रकृति के हैं। तो ये जो गुण थे ये हमेशा बैलेंस में थे। जब ये गुण बैलेंस में थे तो प्रकृति वॉज एन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, मतलब वो व्यक्त नहीं हुई थी, पुरुष और प्रकृति ही थे। तो जैसे अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स में होता है ना, बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स का जन्म हुआ, एक बड़ा सा धमाका हुआ एंड हर चीज फैलती गई एंड यूनिवर्स बना। तो वैसे ही जब प्रकृति के ये तीन जो गुण थे बैलेंस में थे, तो इट वॉज एक जगह थी। जब वो गुणों का जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उससे वो बिग बैंग हुआ एंड होल यूनिवर्स जनरेट, ठीक है। अभी ये इस पैराग्राफ में जो थर्ड पैराग्राफ है ना, फिफ्थ पेज का लास्ट पैराग्राफ, उसमें बहुत कुछ है और भी समझाने लायक। वो हम जो आगे नाइन्थ और 10th पेज पे एक फ्लो चार्ट है, उसके थ्रू हम डिटेल में, बहुत डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम पहले त्रिगुण का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं त्रिदोष का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो हमें तीन दोष कौन से हैं, त्रिगुण कौन से हैं पता होने चाहिए। त्रिगुण को और त्रिदोष कंफ्यूज नहीं करना है। तो त्रिगुण है रजस, सत्व और रजस
सत्वगुण और तमस गुण। और त्रिदोष है पित्त वात और कफ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं बट आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, मतलब थोड़ा बहुत अलग अलग है बट जुड़ी नहीं है। तो त्रिदोष जो है हमारी फिजिकल बॉडी को डिफाइन करता है, मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमारा शरीर कैसा है वो हमारे त्रिदोष कैसे हैं उससे डिफाइन होता है। बट मेंटल लेवल पे हम कैसे हैं दैट इज डिफाइंड बाय अवर त्रिगुण, कि हमारे अंदर तीनों गुणों में कौन सा गुण ज्यादा कम है और हमारी बॉडी में कौन सा दोष ज्यादा कम है, उसके बेसिस पे हमारी बॉडी डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि त्रिदोष डिफाइन बॉडी फिजिकल लेवल एंड त्रिगुण मीन्स मेंटल लेवल। ठीक है, अभी ये जो हमने बात करी कि त्रिगुण मतलब गुण मतलब क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो गुण मतलब होता है गॉड वर्ड से आया है, जैसे हिंदी में आई डोंट नो मराठी में वो वर्ड है क्या, हिंदी में वर्ड है गौण। गौण मतलब सेकेंडरी, तो प्रकृति क्या है दैट इज प्राइमरी, उस वो प्रधान है, तो उसके गुण जो है उससे लोअर लेवल पे है, सेकेंडरी है, तो इसलिए गॉड वर्ड है। तो इसलिए हम त्रिगौण होता है तो हम त्रिगुण त्रिगुण बोलते हैं उसको। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गुण मतलब क्वालिटीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आ, और तीनों गुण जरूरी होते हैं, हर एक में तीनों गुण होते हैं। पूरा यूनिवर्स प्रकृति से बना है, तो यूनिवर्स की हर एक चीज में तीनों गुण होंगे। ठीक है, किसी में कोई सा गुण ज्यादा होगा, किसी में कोई सा गुण कम होगा, बट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज बोथ ऑल दीज थ्री गुड्स। तो ऐसा नहीं है कि ये गुण अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं है, तीनों गुण जरूरी हैं। जैसे एक तार होता है तो तार में रेड ग्रीन और ब्लैक तीन वायर होते हैं, ऐसे ही हर एक व्यक्ति के अंदर वो तीनों गुण होना जरूरी है। ठीक है, Do we have to अभी also remember that this concept was used by Acharya Sushruta in Sushruta Samhita? ये जो थर्ड लाइन लिखी हुई है ना इसमें कॉन्सेप्ट में, एंड आचार्य चारका इन चारक संहिता, सो डू वी हैव टू रिमेम्बर दिस आल्सो कि नहीं 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 उसका जरूरत अच्छा ओके। नहीं सर, वो बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर से एक दो देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ठीक है ना। तो अभी तीनों गुणों का क्या क्वालिटीज है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने हर गुण का वो कलर बताया है, वायर का, वो याद करने की जरूरत नहीं, वो भी वैसे भी जस्ट उन्होंने फिलोसफिकली एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। ऐसा नहीं है कि ये गुण इस कलर का होता है ये गुण इस कलर का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो अगर हर एक चीज को ना यहाँ पे फिजिक्स से कोरिलेट किया गया है। तो जैसे कोई एटम होता है तो हमें फिजिक्स के हिसाब से पता है कि हर एक चीज एटम से बनी है। ठीक है, और हर एक एटम में तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज लाइक इक्विवेलेंट टू तीन गुण, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सत्व रजस और तमस। ठीक है, तो हर चीज जैसे एटम से बनी है ऐसे ही इंडियन फिलोसफी के हिसाब से हर चीज त्रिगुण से बनी है। ठीक है, अभी एटम में प्रोटॉन कौन सा गुण है इलेक्ट्रॉन कौन सा गुण है, ये भी कोरिलेशन उन्होंने बताया, याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दे आर जस्ट कोरिलेटिंग, इट्स नॉट कि यही ऐसा ही है। ठीक है, अभी तीनों गुणों में क्या क्या है कि कौन सा गुण किस चीज को डिफाइन करता है वो देखते हैं 7th पेज पे। जो सत्व गुण है वो हमें पता है कि सत्व गुण जो है प्रकाशक, इल्यूमिनेटर है। तो प्रकाशक मतलब लाइट वाला प्रकाश नहीं, रोशनी वाला प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, तो सत्वगुण जो है वो हमें ज्ञान का प्रकाश देता है व्यक्ति को। ठीक है, और रजस गुण जो है दैट इज एक्टिवेटर एंड मोटिवेटर, मतलब वो हमें जगा के रखता है, मोटिवेटेड रखता है और एक्टिव रखता है। ठीक है, तो और तमस गुण क्या है कि जब हम थक जाते हैं तो वो हमें कहता है रेस्ट, टेक रेस्ट। ठीक है, तो तमस गुण क्या है, हैवीनेस का प्रतीक, जब हमें बहुत हैवीनेस फील होती है तो हम लगता है ना कि रेस्ट कर लें, तो तमस गुण हैवीनेस है, और रेस्ट करते हैं तो सब कवर अप हो जाते हैं ना, आंखें बंद करके रेस्ट करते हैं, तो इट्स लाइक कंसीलिंग एंड कवरिंग। ठीक है, तो तीनों ही गुण व्यक्ति में होना जरूरी है, ज्ञान का प्रकाश भी होना जरूरी है, पर जब तक हम ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है और एक्टिव होना जरूरी है, तभी तो रजस गुण होगा, तभी ज्ञान का प्रकाश होगा। और रेस्ट लेना भी, स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी, तो तीनों गुण होना जरूरी है। ठीक है,
अभी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एज पर तमस इज इनर्शिया बेसिकली ना, तमस तो इनर्शिया, लेजीनेस, और जो सत्व है दैट इज प्योरिटी को सिग्निफाई करता है, एंड एक्शन इज रजस जिसमें हम हाँ। कर्म करते हैं। ठीक है, तो सत्व थ्योरी ऑफ, विजडम और नॉलेज को भी सिग्निफाई करता है ना। हाँ मतलब वो ज्ञान का प्रकाश हो गया ना। तो हाँ देन अभी हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अभी हमने तीनों गुण पढ़ लिए, पुरुष और प्रकृति पढ़ लिया। तो अभी हम कैसे प्रकृति से पूरा यूनिवर्स बना उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, जब ये तीनों गुण जो थे इक्विलिब्रियम में थे, बैलेंस में थे, तो प्रकृति यूनिवर्स नहीं बना था। ठीक है ना, इट वॉज इन अनमेनिफेस्टेड। अनमेनिफेस्टेड मतलब कुछ नहीं बना था। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो इट स्टार्ट गेटिंग मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टिंग मतलब व्यक्त होने लगा, कुछ बनने लगा। ठीक है, अभी ये पैराग्राफ छोड़ के 9th पेज के चार्ट पे आ जाइए। ठीक है, वहीं से हम देखेंगे कैसे कैसे वो मैनिफेस्ट। ठीक है, तो देखो, पुरुष अकेला है, चार्ट में पुरुष से कुछ नहीं निकला, तो पुरुष इज इनएक्टिव। वहीं पे आप चार्ट में ही सारी चीजें लिख लो, तो आपको बार बार पैराग्राफ देखना ही नहीं पड़ेगा। पुरुष इज इनएक्टिव, ठीक है, पुरुष के आगे इनएक्टिव लिख सकते हैं। एंड प्रकृति इज डायनेमिक। ठीक है, प्रकृति डायनेमिक। अभी प्रकृति का जब पुरुष के नीचे आप निर्गुण भी लिख सकते हो, मतलब पुरुष में कोई गुण नहीं है, तीनों गुण जो है प्रकृति में है, तो पुरुष इज निर्गुण। एंड प्रकृति त्रिगुणात्मक, मतलब उसमें 3 गुण हैं। तो पुरुष को निर्गुण भी बोलते हैं और त्रिगुणातीत भी बोलते हैं। त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों से वो ऊपर है। भगवान को हम तो ही ना बोलते हैं, इस भगवान में, शिव जी में सत्व गुण ज्यादा है, रजस गुण ज्यादा है, या तमस गुण, कौन सा भगवान बोलते हैं ना, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे हैं भगवान। और प्रकृति प्रकृति त्रिगुणात्मक, तो ये वर्ड पता होना चाहिए, त्रिगुणातीत त्रिगुणात्मक। तो अभी प्रकृति से सबसे पहले जब बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तीनों गुणों का, तो सबसे पहले जो एलिमेंट निकला वो था महत। महत यानी कि बुद्धि, जिसे हम इंटेलेक्ट भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हमारी पावर जो होती है। ठीक है, अभी ये क्यों निकला, कैसे निकला, वो मुझे भी नहीं पता है, ये थ्योरी सांख्य दर्शन में है। ठीक है, तो अभी महत से निकला अहंकार। ठीक है, तो अहंकार मतलब ईगो नहीं, अहंकार मतलब आईनेस, नॉट ईगो, आईनेस मतलब मैं, दिस इज मी, ये मेरा है, मेरा नाम वसुधा है, तो दिस इज अहंकार, दिस इज आईनेस। ठीक है, अभी अहंकार में, अभी देखो प्रकृति से जो भी चीज निकलेगी ना, सभी चीजों में तीनों गुण होंगे। ठीक है, तो प्रकृति से निकली महत, महत भी त्रिगुणात्मक होती है। महत से निकला अहंकार, अहंकार में भी तीनों गुण होंगे। अभी अहंकार के जो तीनों गुण थे, ठीक है, तो अहंकार के तमस गुण से निकले वो तन्मात्रा और महाभूत वाला साइड। ठीक है, और अहंकार के सत्व गुण से निकला ये मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वाला साइड। ठीक है, तो कैसे मतलब वो कोई तो लेक्चर में समझाया था, आई डोंट रिमेम्बर किसने समझाया था, मे बी नितिन सर ने ही समझाया होगा, कि जैसे कि जैसे तीनों गुण थे, तो रजस गुण की वजह से वो रिवॉल्विंग फोर्स, रजस गुण ने एक रिवॉल्विंग फोर्स क्रिएट करी। ठीक है ना, अभी कोई भी चीज ऐसे घूमती है, तो या तो वो फैलाती है चीजों को चारों डायरेक्शन में, और घूमती है तो या तो वो उसको इकट्ठा करती है एक बीच में सेंटर में। तो रजस गुण वॉज द रिवॉल्विंग फोर्स। उससे जब तमस गुण से चीजें बाहर की तरफ फैली, तो उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ फैलने को। और सत्व गुण यानी कि अंदर की तरफ चीजें आई, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सत्व गुण से, वो नहीं भी याद करोगे चलेगा, जस्ट बता रही हूँ कि सत्व पर ये पता होना चाहिए कि कौन से सत्व गुण से मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय निकली, और तमस गुण से तन्मात्रा और महाभूत निकले। ठीक है, तो 5 तन्मात्र और 5 तन्मात्र से फर्दर 5 महाभूत निकले। ठीक है, और सत्व गुण से मन निकला, मन, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ठीक है, इसमें हम रजस की बात क्यों नहीं कर रहे? रजस गुण वॉज द रिवॉल्विंग फोर्स, तो जिसकी रिवॉल्विंग
से फिर उनसे ही सत्व और तमस भी निकल गया, रिवॉल्विंग से। नहीं नहीं नहीं, रिवॉल्विंग से नहीं, रजस गुण की वजह से दैट वाज रिवॉल्विंग, और फिर तमस गुण से बाहर की तरफ चीजें फैली। डोंट गो वेरी डीप इनटू दिस, क्योंकि इसका क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है दैट आई ऑल्सो डोंट नो, कि बहुत डीप में कि वो कैसे आया, किधर से आया, बट दिस एक्सप्लेनेशन दिया गया। ठीक है, तो रजस मैम गुण से मुझे कुछ। क्वेश्चन है मैम, ज्ञान हाँ इंद्रिय और कर्म इंद्रियों में डिफरेंस क्या है? हाँ, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं। चलो पहले तो मन, ठीक है, एक तो हमारा निकला मन। ज्ञानेंद्रिय होते हैं हमारे सेंस, एबिलिटी टू सेंस, हमारी 5 सेंसेस होते हैं, तो दैट आर अवर ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, और कर्मेंद्रिय हमारे एक्शन ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखे हुए हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। श्रोत्र मतलब, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सुनना। कान कान। त्वक मतलब स्किन वाला सेंस, फीलिंग वाला। चक्षु मतलब देखने का सेंस। रसना मतलब टेस्ट का सेंस, और घ्राण मतलब स्मेल का सेंस। ठीक है, तो ये 5 सेंसेस हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंसेस मतलब ये जो दिख रहे हैं, दैट नॉट एग्जैक्टली जो दिख रहे हैं वो ज्ञानेंद्रिय, तो इनके अंदर की जो सेंस कैपेबिलिटी है दैट इज एक्चुअली ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, और कर्मेंद्रिय मतलब कर्म, यानी कि हमारे एक्शन ऑर्गन्स। ज्ञान हम लेते हैं और कर्म हम करते हैं, तो ज्ञान इज इनवर्ड, कर्म इज आउटवर्ड। तो जिनसे ज्ञान हम अंदर जाता है, मतलब इनपुट, ज्ञान इज इनपुट, कर्म इज आउटपुट। तो 5 कर्मेंद्रिय हमारे एक्शन ऑर्गन्स है, वो क्या है, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। तो वाक क्या है, हमारा माउथ, जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, हम अपना वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं। पानी यानी कि ग्रेस्पिंग पावर, अपनी हम होल्ड करते हैं चीजों को, दैट इज पानी। पाद यानी कि हमारी मूवमेंट की कैपेसिटी, चाहो तो हाथ से करें चाहे पैर से, जानवर लोग तो पैरों से भी, हाथ से भी मूवमेंट करते हैं, तो हमारे मूवमेंट की कैपेसिटी को पाद बोलते हैं। पायु यानी कि हमारी एक्सक्रीशन की कैपेसिटी, यानी हमारा एनएस हो गया, या फिर एक्सक्रीशन, यूरिन पास वाला जो सिस्टम हो गया। एंड उपस्थ यानी कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी। तो हर एक जीव की अलग अलग होती है, तो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। अभी 5 तन्मात्र पे आते हैं। तो तन्मात्र क्या है 5? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तभी आप पांचों तन्मात्रा को पांचों ज्ञानेंद्रियों से कोरिलेट कर सकते हैं। श्रोत्र के कोरिलेटिव है शब्द, त्वक के कोरिलेटिव है स्पर्श, चक्षु के कोरिलेटिव है रूप, रसना के कोरिलेटिव है रस, और घ्राण के कोरिलेटिव है गंध। ठीक है, अब इन 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत निकले। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि को तेज भी बोलते हैं और जल को आप भी बोलते हैं, तो वो लिख के रख लीजिए। तो कहीं पे भी कोई भी वर्ड आ सकता है, तो पता होना चाहिए। आकाश को क्या बोला, एक और वर्ड क्या आकाश बोला को था? नहीं, जल को आप। जल को आप। हाँ, ओके। और अग्नि को तो तेज लिखा ही है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट। ठीक है, इवोल्यूशन का। अभी आप देख सकते हो कि प्रकृति से टोटल कितने इवोल्यूट्स निकले, अगर काउंट करके देखें। एक महत, देन अहंकार 2, अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत 10, तो 10 और 2 12, और इधर 12, इधर ध्यान रखना, और फिर इधर एक मन, और 5 क्या कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिला के ये हो गए 11, तो 12 + 11 कितने हो गए, 23। तो प्रकृति से टोटल 23 एलिमेंट्स निकले। ठीक है, तो और प्लस और पुरुष और प्रकृति उन दोनों को भी मिला ले तो टोटल 25 एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्रकृति से निकले 23 एलिमेंट्स। तो जैसे कि अगर फिजिक्स के हिसाब से पढ़ें, तो फिजिक्स में कितने सारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 118, 120 बढ़ते जा रहे हैं। और इंडियन फिलोसफी में ये 23 या ये जो 25 एलिमेंट्स से ही पूरा यूनिवर्स समझाया हुआ है। ठीक है, जस्ट द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस 23 एलिमेंट्स।
है। मैम इसका चार्ट वगैरह आएगा बनाने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन में? चार्ट नहीं आता है बनाने का, मैम हाँ। मत बोलो बस सब लोग। तो चार्ट नहीं आता है, पर इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, चार्ट बनाने को तो नहीं बोलेगा ना कोई? चार्ट नहीं आता बनाने चार्ट को, नहीं पर रटने। पर इतने क्वेश्चंस आते हैं ना कि चार्ट, और चार्ट इतने बार पढ़ोगे ना, इतना रटोगे कि खुद ही रट जाएगा वो, ठीक। कि मतलब वो दिमाग में बैठ ही जाएगा, क्योंकि उससे इतने क्वेश्चंस हैं कि वो दिमाग में बैठ फिक्स हो जाएगा। ओके, ठीक। ठीक है। हम्म। तो अभी 10th पेज पे भी सेम ही चार्ट है। अभी उन्होंने हम्म। पुरुष को बिल्कुल अलग रखा हुआ है, ठीक है, और प्रकृति से ये सब निकला हुआ है, ठीक है। बस एक अभी छोटा पूछना था, चक्षु से रूप कैसे हुआ, अगर हम दोनों को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो? आंखों से आंखों, रूप मतलब दिखते हैं कैसे, मतलब? मतलब रूप जो है वो आंखों से ही दिखता है ना। रूप हम किस? फील तो कर नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते रूप को। हाँ हाँ, ओके मतलब ठीक किसी का कोई, मतलब नॉट सुंदरता, आकार किसी का कैसा है, है। अच्छा, दैट ओके। सीन बाय आईज, है ना। ठीक है। तो अभी ये 10th पेज पे कुछ भी नहीं है, यही सेम चार्ट है। बस इसमें ये बताया गया है कि 5 महाभूत के आगे लिखा हुआ है स्थूल शरीर, और बाकी जो भी 23, 5 महाभूत में से 23 में से 5 निकाल दिए, बचे 18। ठीक है। तो बाकी 18 को मिला के लिखा हुआ है सूक्ष्म शरीर। ठीक है। तो हमारा जो भी बॉडी है, जो भी लिविंग थिंग है, जो भी हमें दिख रही है चीज दुनिया में, वो 5 महाभूत की बनी। ठीक है। तो 5 जो, जैसे कहते हैं ना हाड़ मांस का शरीर, तो हमारा ये जो शरीर है, जो दिख रहा है ग्रॉस रूप में, जिसे हम देख पा रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 5 महाभूत। तो 5 महाभूत फॉर्म द स्थूल शरीर। कहते हैं ना कि मरता तो है स्थूल शरीर, मरता है, सूक्ष्म शरीर थोड़ी देर रहता है। तो दिस इज अवर स्थूल शरीर, स्थूल यानी कि ग्रॉस बॉडी। ठीक है। और बाकी जो 18 इवोल्यूट्स हैं, दे फॉर्म अवर सूक्ष्म शरीर, यानी कि हमारी सटल बॉडी। ठीक है। चलिए, तो अभी ये सब हो गया। अभी वापस से हम जाते हैं अपने 7th पेज पे। तो 7th पेज पे तो हमने जो भी था पढ़ लिया। 8th पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक होती है, और पुरुष जो है वो त्रिगुणातीत होता है। ठीक है। और पंचमहाभूत से हमारा स्थूल शरीर बनता है, बाकी 18 जो एलिमेंट्स हैं उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है। अच्छा, प्रकृति को एक और चीज है। प्रकृति मैंने बोला था पहले भी, प्रकृति इज प्राइमरी, मेन। तो प्रकृति को कभी कभी मूल प्रकृति भी बोलते हैं, मतलब प्राइमरी या फिर प्रधान प्रकृति। और गुण क्या है हमारे, सेकेंडरी। ठीक है। तो प्रकृति इज ऑल्सो कॉल्ड एज समटाइम्स मूल प्रकृति। तो कोई मूल प्रकृति लिखे मतलब प्रकृति को ही मूल प्रकृति बोल रहा है, कोई ऐसे अलग चीज नहीं है। और कोई बोले प्रधान प्रकृति, मतलब प्रकृति। ठीक है। नॉट एनीथिंग डिफरेंट। अभी सम मिसकंसेप्शंस अबाउट पंचमहाभूत। तो क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं कि आकाश जो है, सिर्फ जो हमें नीला आसमान दिख रहा है, सिर्फ वो आकाश नहीं है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स, जो भी चीज स्पेस है वो आकाश है। अभी जैसे मेरे चारों तरफ स्पेस है, दैट इज आकाश तत्व। ठीक है। मेरे अंदर भी स्पेस है, मेरे माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज एक पाइप है, तो उसके अंदर स्पेस है, दैट इज अगेन आकाश तत्व। तो जो भी चीज स्पेस है वो आकाश तत्व। ठीक है। और आकाश तत्व को बोलते हैं, कोई भी चीज कहीं रखी हुई है, किसी तो जगह रखी हुई है ना, कोई तो आश्रय, मतलब मैं, मेरे चारों तरफ स्पेस है और मैं बैठी का हूँ, उस स्पेस में ही बैठी हुई हूँ। तो आकाश तत्व क्या है, एक आश्रय स्थान है जिसने सभी को आश्रय दिया हुआ है। किसी को रहने के लिए कुछ तो स्थान चाहिए, तो आकाश तत्व इज दैट आश्रय स्थान। इसलिए उसको वो सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं, जिसमें सारे चीज अल्टीमेटली है। ठीक है। आकाश तत्व के अंदर ही बाकी सारे महाभूत भी हैं। अब मैं बोलूं मेरे चारों तरफ स्पेस है, तो ये आकाश तत्व है। बट क्या मेरे चारों तरफ वायु नहीं है? तो वायु भी उस आकाश तत्व के अंदर ही है। तो आकाश तत्व के अंदर ही सारी चीजें हैं। देन वायु जो है, वायु इज नॉट ओनली एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। एनीथिंग इन यूनिवर्स जो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, फोर्स के लिए, दैट इज वायु तत्व। ठीक है। वो हम
आगे और पढ़ेंगे पूरा, एक एक तत्व का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वायु तत्व में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देन अग्नि सिर्फ जो आग हम देखते हैं, गैस पे खाना पकाते हैं, आग जल रही है, दैट इज नॉट अग्नि। एनीथिंग एनर्जी, जिस भी चीज में एनर्जी है, दैट इज अग्नि। जैसे हम कहते हैं ना हमारी जठराग्नि, हमारी डाइजेस्टिव फायर, तो वो आग, जलती हुई आग थोड़ी ना, बट दैट इज अग्नि। जल, जल खाली पीने वाला पानी नहीं है, एनीथिंग लिक्विड इज जल। जो भी चीज लिक्विड है, जिसमें फ्लूडिटी है, जो बहती है, वो जल है। पृथ्वी, खाली जो धरती है, जो मिट्टी है, खाली वो पृथ्वी नहीं है। एवरीथिंग सॉलिड इज पृथ्वी। ठीक है, जो भी चीज सॉलिड है, दैट इज पृथ्वी। ठीक है, देन अभी इसको हम फिर से वापस से, इन्होंने 9th पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ, इन्होंने फिजिक्स से कोरिलेट किया हुआ है कि जैसे फिजिक्स में बोला गया 3 मैटर्स, मैटर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, एवरीथिंग सॉलिड इज पृथ्वी तत्व, एनीथिंग लिक्विड इज जल तत्व, एनीथिंग गैसियस इज वायु तत्व। ठीक है, अभी इसमें फिजिक्स में तो 3 मैटर्स हैं, तो इसमें अग्नि और आकाश कहाँ से आया? तो आकाश तो इन जनरल सब कुछ स्पेस में ही है। तो ऐसा समझ लें, जब आइस है, आइस सॉलिड है, पृथ्वी तत्व है, जब उसको गर्माहट मिलती है, तब वो जल तत्व में कन्वर्ट होती है, तो उसके अंदर एक एनर्जी गई ना, तो दैट एनर्जी इज अग्नि तत्व। ठीक है, और आइस में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड है, फिर भी जितने भी पैक्ड होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो हो गई। जब हम उसे हीट देते हैं, तो वो जल तत्व बनती है। जल तत्व में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, और हीट देते हैं और अग्नि तत्व देते हैं, तो वो स्टीम बन जाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स और दूर 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 चले जाते हैं। तो उनके बीच का, जब हम अग्नि तत्व देते हैं, तो उनके बीच का आकाश तत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और वैसे भी देखेंगे तो आकाश तत्व, फिजिक्स कहती है हर चीज एटम से बनी है, और एटम का अगर देखते हैं, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक गोले में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ गोले में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस न्यूक्लियस और गोले के बीच में भी तो स्पेस है, तो दैट इज ऑल्सो आकाश तत्व। तो हर एक चीज आकाश तत्व के अंदर है, और हर एक चीज के अंदर बहुत सारा आकाश तत्व है। अगर कोई चीज सॉलिड है, वो मॉलिक्यूल से बनी है, और हर चीज, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एटम्स हैं, और हर एक एटम के अंदर भी बहुत सारा आकाश तत्व है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब अपने को तो क्लियर फायर होना है। में भी आकाश हो सकता है? क्या? फायर में तो नहीं हो सकता ना आकाश? आकाश में सब हो सकता है, बट जैसे अगर फायर का एग्जांपल लिया, उसमें तो आकाश नहीं हो सकता ना। अग्नि, नहीं, अग्नि अग्नि, अग्नि में। के बारे में बस सुधा, अग्नि के बारे में पूछ। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अग्नि। उसमें अ, अब जैसे अग्नि है, तो जैसे मैंने बोला कि पानी को अग्नि दिया, ठीक है, तो पानी में गर्माहट आई, तो वो जो गर्माहट आई, दैट इज अग्नि तत्व। और उस गर्माहट की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो वो दूर दूर हो गए, तो आकाश तत्व क्रिएट हुआ। तो कहीं पे भी कुछ भी स्पेस है, दैट इज आकाश तत्व। ओके। सो दैट ठीक मीन्स है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, सब में कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, कोई भी तत्व प्योर 100, जो भी हमें चीज दिखती है, दैट इज नॉट कि जैसे मुझे आइस दिख रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आइस को मैं बोलूंगी ये पृथ्वी महाभूत है। ठीक है, बट इन जनरल उसमें पांचों महाभूत होंगे। कोई भी महाभूत 100% वो वाला तत्व नहीं होता है, उसमें पांचों तत्व होते हैं, बट जिस फॉर्म में हमें दिख रहा होता है, हम उस फॉर्म में उसे बोल देते हैं कि ये पृथ्वी तत्व है। वो भी आगे है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो 9th पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ही लिखा है, दस एवरी महाभूत इज कंपोज्ड ऑफ ऑल 5 महाभूत इन वेरिड प्रोपोर्शंस एट ग्रॉस लेवल। ठीक है, विच पेज यू आर सेइंग? कहाँ पे लिखा है? 9th पेज पे, चार्ट पेज के पे? ऊपर। 9th पेज पे एक ही पैराग्राफ है ना, तो चार्ट के ऊपर हाँ, जो लास्ट लाइन अच्छा, ओके, यस यस। है ना, तो हर एक महाभूत में पांचों महाभूत हैं, बट उसमें कौन से महाभूत का परसेंटेज ज्यादा है, उस हिसाब से हम उसको वो महाभूत बोल देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर सटल लेवल पे देखा जाए, तो उसमें पांचों तत्व वेरिड प्रोपोर्शंस में हैं। तो हम तत्व को सटल लेवल पे बोलते हैं, और महाभूत मतलब ग्रॉसर लेवल पे उसे महाभूत बोलते हैं, और सटल लेवल पे उसे
तत्व बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आया हमारा सत्कार्यवाद का थ्योरी। ठीक है, तो सत्कार्यवाद का थ्योरी क्या है कि इट इज वेरी सिंपल। ऐसा कुछ सत्य का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। ठीक है, कार्य मतलब या फिर बोल लो कॉज। सत्य का मतलब होता है कॉज, कार्य का मतलब होता है मैनिफेस्टेड इफेक्ट। इफेक्ट मतलब मैनिफेस्टेड मतलब इफेक्ट, जो इफेक्ट हमें दिखा। और वाद मतलब थ्योरी। तो सत्कार्यवाद मतलब थ्योरी मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, इसका यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो एकदम से समझ में नहीं आएंगे। 11th पेज पे उनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल पहले पढ़ेंगे, उससे वो समझ में आएगा कि क्या दिखा। तो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक बीज था। ठीक है, तो बीज से पेड़ निकला। ठीक है, तो पर जब वो बीज था, तो तब क्या उसके अंदर पेड़ था? जब वो बीज की फॉर्म में था तब उसके अंदर पेड़ नहीं था, बट उसी बीज से पेड़ निकला है। तो बीज इज द कॉज एंड पेड़ इज द इफेक्ट। और हमें पता था ना कि उससे पेड़ निकलेगा। पेड़ तब दिख नहीं रहा था हमें, बट वी न्यू कि इससे पेड़ निकलेगा। ठीक है, तो पेड़ तब अनमैनिफेस्टेड स्टेट में था, जब बीज पेड़ बन गया तो वो मैनिफेस्ट हो गया। और कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि जैसे कि पीपल के पेड़ से पीपल के बीज से पीपल का ही पेड़ निकलेगा, आम के बीज से आम का ही पेड़ निकलेगा। तो ये भी है ना, आम के बीज से पीपल का पेड़ नहीं निकल सकता। तो सत्कार्यवाद की थ्योरी यही कहती है। ठीक है, तो सत्कार्यवाद की थ्योरी अगर एक्सप्लेन करने को आए, और ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये अगर एक्सप्लेन करने को नहीं आए, तो हम बीज और पेड़ का कॉन्सेप्ट वहां पे लिख देंगे तो चलेगा। अभी हम 10th पेज पे जो जो इसके पॉइंट्स लिखे हैं वो पढ़ते हैं सत्कार्यवाद की थ्योरी के। ठीक है, तो सत्कार्यवाद की थ्योरी बोलती है एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। मतलब अगर आज पेड़ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका बीज था। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, द इफेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द कॉज इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म टिल इट्स फाइंड एफिशिएंट कॉज फॉर द मैनिफेस्टेशन। मतलब पेड़ बीज में हमेशा से था, उसको खाद पानी प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता गया तो वो मैनिफेस्ट हो गया। बट इट वॉज प्रेजेंट, इट हैज द पावर टू मैनिफेस्ट, है ना। नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बिकम अ कॉज फॉर एनीथिंग। अगर बीज नहीं था तो पेड़ भी नहीं होगा। मतलब कुछ तो कारण होगा तभी कोई चीज होगी, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। ठीक है, एनीथिंग कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। कुछ भी नहीं, कुछ भी से कुछ भी नहीं बन सकता। आम के बीज से ही आम का पेड़ बनेगा। ठीक है, देयर हैज टू बी स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट एंड कॉज। ठीक है ना, तो कारण और उसके पीछे क्या हुआ, उसके पीछे एक रिलेशन, वही मतलब आम के बीज से आम का पेड़ ही निकलेगा, एक रिलेशनशिप होनी चाहिए। ओनली द कॉज दैट हैज पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट द इफेक्ट कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट। मतलब जिस कारण को अच्छे से खाद पानी दिया जाता है, वही कारण फलीभूत होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कि मतलब कि बहुत सारे बीज होते हैं ना जो पेड़ में नहीं बन पाते, फिक जाते हैं। तो जिस बीज को प्रॉपर खाद पानी या प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला, दैट ओनली। तो सत्कार्यवाद की पूरी थ्योरी जो है वो बीज और पेड़ से ही समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सांख्य states that everything that exists in the universe is there since the beginning and nothing new is created, only it is getting transformed from one point to another। ठीक है, तो ये इन्होंने फिजिक्स से, फिजिक्स भी तो यही कहती है ना, कुछ भी नया नहीं बना है। हर एक चीज, एनर्जी कभी बनती नहीं है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। और जैसे आइंस्टीन है, उन्होंने तो और एक स्टेप आगे बताया ना कि मैटर भी एनर्जी से ही बना हुआ है, मतलब E इज इक्वल टू MC²। तो हर एक चीज अल्टीमेटली दुनिया में, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सबसे पहले प्रकृति थी, प्रकृति से ही सब कुछ आया, और अल्टीमेटली सब जाके प्रकृति में ही मिल जाना है। ठीक है, बोलते हैं ना कि सब वहीं से निकला था, वहीं पे जाके समा जाएगा। सो द कॉज ऑफ एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति अल्टीमेटली क्या बोलता है सांख्य, प्रकृति बीज है, उससे ही ये पूरा पेड़ निकला है। ठीक है, ट्री और सीड हो गया वसुधा। एक जैसे इंसान की डेथ हो जाती है वो भी तो चल जाएगा ना इसमें, कि नहीं? कि सिर्फ हाँ, क्योंकि वैसे ही तो इंसान वहीं पे चला जाता है ना।
हाँ, तो अल्टीमेटली जाके मोक्ष में, अल्टीमेटली जाके वही परमात्मा में ही मिल जाती है ना आत्मा, तो वैसे और समझ ले। हम भी तो 5 एलिमेंट से बने हैं ना, तो हम भी हाँ। मिलजुलते हैं, वही हम्म। खत्म हो जाते हैं ना एलिमेंट्स। हम्म। तो कोई भी चीज मतलब नई नहीं बनती है, सब कुछ थी प्रकृति में ही और प्रकृति में ही जाके हो जाएगी। ठीक है। तो बस ये था कि कोई चीज सटल होती है, कोई चीज ग्रॉस होती है, कोई चीज हमें दिखती है, कोई चीज, अब बीज में पेड़, जब तक पेड़ नहीं था तब तक वो सटल फॉर्म में था, स्थूल सूक्ष्म शरीर में था। जब वो पेड़ बन गया तो हमें दिख रहा है, तो वो स्थूल हो गया। ठीक है, वो ग्रॉस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही तत्व और महाभूत को ऐसे समझ लेते हैं, जैसे तन्मात्रा है, तत्व हैं, दे आर सूक्ष्म फॉर्म, हमें दिखते नहीं है। ठीक है। जब वो ग्रॉस रूप लेते हैं, महाभूत का रूप ले लेते हैं, तब वो हमें दिखते हैं। ठीक है। तो तन्मात्रा का वर्ड कहाँ से आया? तन्मात्रा को संस्कृत में आता है कि तड़ा मीन्स दैट और मात्रा मीन्स ओनली। तो तन्मात्रा को ऐसे है कि दैट ओनली। तो दैट ओनली क्या होता है कि जैसे बोलते ना कि हाँ मतलब एक शक्ति है, वो भगवान है, तो हम उसे डिस्क्राइब नहीं करने बैठते ना, हाँ वो ही है। जैसे अगर किसी ने हैरी पॉटर पढ़ी है तो कहते ना, यू नो हूम, तो हमें पता है किसके बारे में बात करें, तो एक वर्ड दिया हुआ है दैट ओनली, वो मतलब वही है तन्मात्रा। तो वैसे मतलब वर्ड दिया हुआ है दैट ओनली, कि मतलब बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी ये समझ लीजिए, जो तन्मात्र हैं या जो तत्व हैं वो सटल फॉर्म में है, और जब वो सटल फॉर्म में होते हैं, 100% प्योर फॉर्म में, तो वो दिखते नहीं है, मैनिफेस्टेड नहीं होते हैं, ग्रॉस लेवल पे नहीं होते हैं। जब वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, पांचों तत्व, तब वो एक ग्रॉस महाभूत का फॉर्म धारण करते हैं और हमें दिखते हैं। ठीक है। तो जैसे बोला कि हर एक महाभूत में पांचों महाभूत, पांचों तत्व मिक्स होते हैं। ठीक है। अभी कैसे होता है कि जैसे कि और कुछ कुछ चीजें इसमें कंफ्यूजिंग भी लगेंगी मुझे भी, जितना पढ़ते जाएंगे ना उतना ज्यादा 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 और दिमाग खुलता है। और शुरू में कोई चीज कंफ्यूज, मुझे भी अभी भी बहुत सारी चीजें नई कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो अब जैसे कि पृथ्वी महाभूत है, ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत जो है सबसे ग्रॉस फॉर्म ऑफ महाभूत है। ठीक है। उसमें है ना, अभी जो आकाश तत्व है वो दिखता थोड़ी ना है, जस्ट वी कैन फील इट, आकाश महाभूत को। ठीक है। ऐसी वायु महाभूत को भी हम फील कर सकते हैं, वायु महाभूत भी दिखता नहीं है। तो पृथ्वी महाभूत जो है वो सबसे ग्रॉस है, वो हमें पांचों सेंसेस से हम फील कर सकते हैं। मतलब पृथ्वी तन्मात्रा, पृथ्वी जो महाभूत है उसका जो मेन एट्रीब्यूट है गंध, गंध तन्मात्रा। अभी अगर हम चार्ट में जाएंगे, 9th पेज पर जो चार्ट बना हुआ है, एक्चुअली इन्होंने हमेशा हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर ही लिखना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और अ, उनके जो तन्मात्रा हैं, जैसे कि पृथ्वी का इन्होंने तन्मात्रा उल्टे लिखे हुए हैं और महाभूत दूसरे ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जो पृथ्वी का मेन एट्रीब्यूट है दैट इज गंध। ठीक है। पृथ्वी में पांचों एट्रीब्यूट्स हैं, पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, बट सबसे मेन पृथ्वी का एट्रीब्यूट है गंध। तो अभी इसे कैसे याद रखेंगे कि जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी की खुशबू हम्म। से हम पता चल जाता है अच्छा मिट्टी की खुशबू है। तो पृथ्वी तत्व का मेन एट्रीब्यूट ये, जिसमें याद करने के लिए, पृथ्वी तत्व महाभूत जस्ट मिट्टी नहीं है। ठीक है। तो हम्म। याद करने के लिए बता रही हूँ मैं। तो पृथ्वी तन्मात्र का मेन, पृथ्वी महाभूत का मेन एट्रीब्यूट है गंध, बट उसमें बाकी सब भी हैं। अभी जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे, एक एक उनका एट्रीब्यूट घटता जाएगा। अभी जल का जो मेन तन्मात्रा है वो है रस। ठीक है। तो जल में गंध वाला जो एट्रीब्यूट है वो नहीं है, बाकी रस, रूप, स्पर्श और शब्द वो चारों हैं। ठीक है। तो एक अब एक, एक चीज समझ नहीं आई, पृथ्वी में ये सारे हैं आप कह रहे हो ना, सारी तन्मात्रा हैं, तो हाँ, शब्द कैसे होगा पृथ्वी में? वो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया अच्छे से, बट पृथ्वी मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो, पृथ्वी, हाँ। नहीं अगर हम एको भी करते हैं तो उससे भी कैसे शब्द कैसे आएगा? मतलब स्पर्श तो ठीक है, रूप भी फिर भी समझ में आता है, रस रस भी, पृथ्वी में रस कैसे? कुछ भी सॉलिड ले लिया अगर तो
रस उसका वो भी टेस्ट उतना नहीं होता समझ आ है, रहा। मतलब हाँ टेस्ट भी होता है। कोई भी चीज हम खाते हैं उसका टेस्ट, कोई भी चीज सॉलिड लेते हैं तो उसका टेस्ट होता है, ये ठीक है, बोलना बट चाह रहे फिर हैं। शब्द क्यों हुआ? शब्द मतलब जैसे कि मान लो कि जैसे कि कोई भी हम सॉलिड चीज फेंकते हैं तो हाँ आवाज होती है उसकी, मतलब वो नीचे बजेगी साउंड, तो उस सेंस में समझ सकते हैं। साउंड करके समझ सकते हैं फिर। अच्छा ठीक है, ओके। हम्म। सो अब आप कह रहे हो जो बाकी हम लेते जा रहे हैं उसमें एक एक कम होता जाएगा। अब जल का लिया तो गंध छोड़ के बाकी सब होंगे, और फिर हाँ ऐसे ही तेज लेंगे तो ये दो छोड़ के बाकी तीन होंगे, ऐसा रहेगा क्या? हाँ ऐसा अच्छा रहेगा। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। और ये एग्जैक्टली कैसे है वो हमें सोचना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे अभी आपने पूछा ना, तो वही कि पांचों कैसे हैं पृथ्वी में, तो वही होता है कि थोड़ा बहुत सारे फैक्टर्स सोचने पड़ते हैं तभी वो पूरा क्लियर होता है। और कुछ चीजें बस याद कर लेते हैं। तो और थोड़ा मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत वाइड है, बहुत मतलब वो ऐसा है। अभी जल महाभूत में गंध नहीं होगा, बाकी चारों एट्रीब्यूट्स उसमें होंगे, ठीक है, रस रूप स्पर्श और शब्द। अभी अग्नि में गंध और रस नहीं होंगे, रूप स्पर्श और शब्द, ठीक है। और अग्नि का मेन एट्रीब्यूट है रूप। जल का मेन एट्रीब्यूट है रस। रस मतलब कैसे कि कोई भी चीज हम मुंह पे रखते हैं तो जब तक, जैसे हमारा जब मुंह सूखा हुआ होता है हमें किसी चीज का टेस्ट नहीं आता। जब हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो चीज डिसॉल्व होती है, देन वी गेट द टेस्ट ऑफ इट। तो जल का मेन एट्रीब्यूट है टेस्ट, ठीक है। और अग्नि अग्नि का मेन एट्रीब्यूट है रूप, ठीक है। वैसे तो एक अग्नि बात पूछ रही थी, जैसे आप कह रहे हो ना इसमें गंध नहीं है जल में, तो जब हम चाय बनाते हैं, चाय तो जल का ही तत्व हुआ ना, और उसमें तो स्मेल से पता चल जाता है चाय बन रही है। वो कॉफी का स्मेल, कॉफी को पता चल जाता है ना, तो वो गंध तो होना चाहिए ना उसमें। नहीं नहीं, वो गंध किस लिए होती है, लिक्विड वो चाय की उससे आती है गंध। किससे? और जो गंध है वो चाय से है ना गंध, वो जो लीव्स। टी ली, हाँ हाँ जी चाय हाँ। पत्ती क्या, चाय पत्ती की खुशबू आती है। हाँ तो चाय पत्ती जो है वो सॉलिड है। हाँ। अच्छा, मैं सोची थी वो बन के तो लिक्विड चीज बन रही है ना, तो उसकी स्मेल आ जाती है, पता चल जाता है। वो आई थी खुशबू, दैट अल्टीमेटली वो जो सॉलिड तत्व था वो जल में डिसॉल्व हुआ। तो जल में कोई भी चीज की खुशबू आती है तो उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड डिसॉल्व होता है, हाँ, तो तो वो उसकी यही सटल और ग्रॉस का डिफरेंस हो गया, तो वो ग्रॉस है बेसिकली इसमें, और जो सटल हम्म, है वो नहीं है जल में, अगर उसको गंध के साथ कोरिलेट करेंगे, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। और यहाँ पे खाली जल की भी बात नहीं हो रही है, कोई भी चीज लिक्विड। अब अगर ऐसे तो मैं भी सोचूं कि पेट्रोल तो लिक्विड है, पेट्रोल की स्मेल होती है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बट ये है कि ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, उनका मे बी उनमें थोड़ा सा वो वाला तत्व होगा बट वो घटता जाएगा, उसका जो प्रपोर्शन है वो घटता जाएगा। और बट एक्चुअली वो ये सब, बिल्कुल आपने ये पेट्रोल कह के और अच्छा किया, मतलब जैसे नेल पेंट का भी होता है, तो आपने कहा हाँ घटता गया, बट इसमें तो आपने हटा ही दिया ना गंध, आपने बोला हटा के बाकी सब है, तो इसमें हाँ। तो लिया ही नहीं ना गंध। तो नहीं हटा के, वही मैं कह रही हूँ कि पूरा नहीं हटाओ, मतलब वो एक्चुअली ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे ग्रॉस टू सटल एक्सप्लेन कर रहे हैं, या सटल से लेके ग्रॉस, तो पूरा कंप्लीटली नहीं हटा रहे हैं, मतलब। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मतलब उसकी कम होती गई और बाकियों की बढ़ती गई, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे समझते हो। हाँ, अभिषेक कह रहे हैं ये सवाल नितिन सर के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये हाँ। सवाल ना, ऐसे बहुत सारे सवाल, क्योंकि सांख्य दर्शन ना इतना वाइड है, इतने सवाल जितनी बार पढ़ते हैं ना नए सवाल आते हैं दिमाग में। you know what I understand from this, like जैसे कि हम ना साइंस वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सॉलिड को जब आप डिसॉल्व करते हो, तो सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हो तो वो सॉलिड एलिमेंट उससे निकल जाता है, फिर बचता है उसका लिक्विड एलिमेंट। उसको और आप हीट करते हो तो वो लिक्विड एलिमेंट भी इवेपोरेट हो जाता है, बचता है
उसका एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट, उसको और हीट कर दो तो वो जो एयर एलिमेंट वो भी निकल जाता है. सो आई थिंक द तत्व फॉर्म इज कि आगे आगे व्हेन यू गो टू द लाइक द अदर एलिमेंट्स, वो मेन जो ग्रॉस एलिमेंट है, जो यहाँ पे पृथ्वी आई थिंक इज द ग्रॉसेस्ट ऑफ ऑल द तत्वस, तो वो निकलता जाता है. दिस इज हाउ आई हाँ अंडरस्टैंड इट. हाँ, तो मतलब एग्जैक्टली यही है. तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक एक मतलब जो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि वैसे ही एक एक करके वो सटल होता जाता है ना. तो ऐसे ही जब हम वायु पे जाते हैं तो वायु का मेन एट्रीब्यूट है स्पर्श. हमें हवा दिखती नहीं है. हवा ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम स्मेल कर सकते हैं. अभी हवा में भी जो स्मेल आती है वो दैट इज ड्यू टू कुछ उसमें सॉलिड तत्व मिक्स है, उसकी वजह से स्मेल आती है. अदरवाइज हवा में इन जनरल कोई स्मेल नहीं है. ठीक है ना. तो हवा को हम कैसे महसूस करते हैं? उसकी फोर्स से. ठीक है ना. तो मेन है उसका स्पर्श और शब्द. हवा में शब्द भी है. देन जब हम जैसे और आकाश की तरफ जाते हैं तो आकाश में बाकी अभी स्पेस का तो कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है. स्पर्श, रूप, रस और गंध कोई एट्रीब्यूट नहीं है स्पेस का. स्पेस का है शब्द. शब्द यानी कि जो साउंड है वो स्पेस के थ्रू ही ट्रेवल करती है. हमारी आवाज यहाँ तक पहुंच रही है दैट इज क्योंकि एक स्पेस के थ्रू वो ट्रेवल करती है. ठीक है. तो आकाश का मेन एट्रीब्यूट है शब्द. चलिए ठीक है. तो ये हमने 11th पेज का और 11th पेज का जो लास्ट पैराग्राफ था, 12th पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही बताया हुआ है. ठीक है ना. तो एक एक करके जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे एक एक एट्रीब्यूट का जो प्रोपोर्शन है वो प्रपोर्शन की तरफ से मान लेते हैं कम होता जाता है और वो ग्रॉस से लेके सटल होता जाता है. इनफैक्ट ग्रॉस से लेके सटल नहीं होता है. सबसे पहले तो आकाश तत्व था, सटल से लेके ग्रॉस की तरफ इवोल्यूशन हुआ है. सबसे पहले आकाश तत्व था, उसमें एक एक एट्रीब्यूट ऐड होता गया एंड वी स्टार्ट. आकाश में जब स्पर्श ऐड हुआ तो वी गॉट वायु. वायु में और एक रूप ऐड हुआ तो वी गॉट अग्नि. अग्नि में और रस ऐड हुआ तो वी गॉट जल. जल में और गंध ऐड हुआ तो वी गॉट पृथ्वी. तो ऐसे सटल से लेके ग्रॉस की तरफ इवोल्यूशन हुआ है. अच्छा यहाँ क्लोज करें 1 घंटा. ओके ओके. अच्छा, अभी इसका बस ये वाला लास्ट पढ़ लेते हैं, बाद में पंचीकरण की थ्योरी किसी और दिन पढ़ते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत मॉडर्न साइंस. तो यहाँ पे इन्होंने फिर से फिजिक्स से कोरिलेट किया है. तो यहाँ पे वही कोरिलेशन किया है जो मैंने बताया था ना कि आइस, वाटर और लिक्विड, जो अभी लता जी ने बताया वही कोरिलेशन है कि जो भी सॉलिड होती है वो पृथ्वी तत्व समझ लो. सॉलिड को जो हम हीट करते हैं तो उसमें अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो वो लिक्विड में जल तत्व में कन्वर्ट हो जाती है. स्पेस भी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच की. आकाश तत्व बढ़ जाता है. देन फर्दर हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू वायु तत्व. ठीक है. तो इतना ही है. यहाँ पे बहुत कुछ फिजिक्स दी हुई है, एक्सोथर्मल, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो सब में जिसको फिजिक्स समझ में आती है वो समझ सकता है. अदरवाइज नो नीड टू मतलब उसको मगअप करने के लिए कि क्या चीज है. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइंस, इसमें बस ये सॉलिड लिक्विड गैस समझ लो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझने की जरूरत है. ठीक है. तो इसमें जो 13th पेज पे सेकंड पैराग्राफ है, तो जो अग्नि है, जैसे हमने बोला था ना कि एनीथिंग एनर्जी इज कॉल्ड अग्नि. तो हमारे अंदर की जो भी मेटाबॉलिक एनर्जी है, जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू अग्नि तत्व. ठीक है. तो एक ऐसे समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है वो एक पिरामिड का बेस है और जैसे 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 ऊपर जाते जा रहे हैं एक एक एट्रीब्यूट घटता जा रहा है और जो उसके एपेक्स पे पॉइंट पे है आकाश तत्व जिसमें ओनली स्पेस एट्रीब्यूट है, शब्द का एट्रीब्यूट. ठीक है. तो आकाश तत्व को वो मॉडर्न साइंस ने चारों तत्व तो एक्सप्लेन कर दिए पर फिर भी वो आकाश तत्व को कॉन्सेप्चुअली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे. तो वो मॉडर्न साइंस में फिजिक्स में एक पॉइंट है जीरो पॉइंट एनर्जी या फिर वैक्यूम एनर्जी. तो दैट इज उन्होंने बोला है आकाश तत्व. इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. अच्छा, फर्दर एक और चीज देखते हैं. सारे तत्व हमने पढ़ लिए, 5 महाभूत से हमारा बॉडी बन गया, सब चीज 5 महाभूत से बन गई. बट जब हम मर जाते हैं हमारी बॉडी तो रहती है
बट लाइफ क्यों नहीं रहती? तो वो तो मॉडर्न साइंस ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो हमारा जो इंडियन फिलोसफी है वो उसके ओवर एंड अबव जाके उसने आत्मा तत्व बोला कि ये तो हमारी बॉडी तो है, बट हमारे उसको लाइफ कौन देता है? दैट इज ड्यू टू आत्मा तत्व। और वो आत्मा तत्व कौन है? वो पुरुष, जो पुरुष रह गया था ना। तो प्रकृति से तो पूरा बॉडी बन गई, सब कुछ हो गया, स्थूल शरीर बन गया, सूक्ष्म शरीर बन गया, बट उसके अंदर लाइफ किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू आत्मा तत्व। और आत्मा तत्व कहाँ से आया? पुरुष से। ठीक है। तो प्रकृति से सब कुछ बना, प्रकृति इज डायनेमिक, बट अगेन इट इज अचेतन। जो भी कुछ बना वो अचेतन है, उसमें लाइफ नहीं है। तो ओनली चेतन शक्ति, मतलब जो लिविंग फोर्स है वो कौन है? आत्मा तत्व यानी कि पुरुष। तो पुरुष इज चेतन, प्रकृति इज अचेतन। ठीक है। तो आई हैव अ क्वेश्चन, आत्मा तत्व एंड प्राण, उसमें क्या डिफरेंस है फिर? प्राण कैन बी इक्वेटेड टू आत्मा तत्व। कैन बी? सो देन कैन आई कनेक्ट प्राण टू पुरुष? देखो, प्राण के बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभी हम प्राण वायु जब पढ़ेंगे तो दैट इज अवर ब्रीदिंग, तो उससे मत राइट। कोरिलेट। मतलब प्राण निकल गए मतलब हमारे अंदर से आत्मा तत्व निकल गया। यू कैन। और पुरुष समझ, ओके, मतलब कोरिलेट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। मोस्ट और वेलकम। सोल और स्पिरिट एक ही हुआ क्या? सोल एंड स्पिरिट हाँ, सोल एंड स्पिरिट। वो एक है कि अलग चीज है? सोल एंड स्पिरिट ये एक्चुअली ना बोलते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश वर्ड्स जो एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो आत्म तत्व से पूरे पूरे कोरिलेट नहीं करते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो योग बट में जब हम उसकी डेफिनेशन बोलते हैं तो ये बोलते हैं ना कि हमें अलाइन करना है बॉडी को, ब्रेथ को, और स्पिरिट बोलते हैं। यही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्पिरिट के साथ करना है कि कभी सर ने एक फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें कुछ उन्होंने बोला था, मैं गलत बोल गया, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो स्पिरिट एंड सोल के बारे में ही कुछ था कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, इट वाज सोल आई थिंक, ऐसा कुछ था। तो हाँ हाँ इसीलिए हाँ, मुझे दिमाग में आ रहा है कि कुछ फर्क है दोनों में। सोल और स्पिरिट में अब सर को ही पूछना पड़ेगा। वो फर्स्ट तो लेक्चर था, इतना मुझे याद है। ये आप सोल नितिन सर से करेक्शन। पूछो वो फिर नितिन मेरे को। सर नहीं थे, वो दूसरे सर थे आई थिंक। जोशी सर होंगे मे बी। हाँ जी, हाँ हाँ, जोशी सर। या अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, और बाकी बात का बाद में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank Thank you, you. Vasudha. Thank Thank you you, so much. Vasudha. Thank you, Abhishek. Thank you, Thank you, Abhishek. Thank you, Vasudha. Let's Bye. make, okay? थैंक यू मैं अभिषेक, जल्दी थैंक जल्दी यू। घर जा रही थी, मेरे को क्वेश्चन पूछना था वसुधा जी से। देखो ना, मेरा बहुत इमरजेंसी था ना मम्मी के